एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में। यहाँ पर आपको शेड्यूलिंग दिख रही है, कब कौन सा वीडियो आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कम्युनिटी पे जुड़े रह सकते हैं, सेम चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी और जिस टाइम जो वीडियो आता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, अपनी पर्सनल क्वेरीज पूछ सकते हैं, डे टू डे लाइफ से यूसीआई की आप जुड़े रह सकते हैं। यहाँ पर हमारे दो ऐप्स दिए हुए हैं जिनके नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, काबिल है, रेविंग्स है। इनमें से कोई भी ऐप आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कोई कोर्स पसंद आता है तो उन्हें परचेज करने के लिए भी आप यही ऐप्स यूज़ करेंगे। साथ में अगर आपको यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं ucidigital.in पर जाकर के, और यहाँ पर हमारा लूसेंट का एक कोर्स दिया हुआ है जो बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में है। पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये प्राइजेस हैं। हिंदी में ये कोर्स रहने वाला है, फिजिक्स का ओनली वॉल्यूम 1 मौजूद है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े थोड़े होंगे, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होगी और हम सब जानते हैं कि ये प्रैक्टिस के साथ ही हम परफेक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लूसेंट प्रोग्राम के अंदर आपको मिल जाएंगी। सेम चीज़ यहाँ पर हमारा एनडीए का भी एक प्रोग्राम चल रहा है जो फॉर 6 मंथ के लिए आपको इतना पे करना है, एंड यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, एक्सरसाइज होगी, डाउट क्लियरिंग होगी, इंडिविजुअल मेंटरशिप, 600+ आवर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं आप, एंड 360 डिग्री कवरेज मिलेगा आपको एट वन प्लेस। ठीक है, सेम चीज़ आपको 1 ईयर के पैकेज में भी मिल रही है, और आपका जो कोर्स रहेगा वो 5000 का रहेगा, 1 ईयर के लिए ओपन रहेगा। ठीक है, अगला जो पार्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं आज राज्यसभा की, और राज्यसभा का ये आपका पार्ट 1 है। पॉलिटी वाले सेक्शन में हम पेट के सिलेबस को देखते हुए हर एक वो टॉपिक ले रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तो आज राज्यसभा की बात करेंगे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को हम क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। विधानसभा हमारा स्टेट में हो जाता है, सेनेट एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये सारे हमारे नहीं है, फॉरेन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। पहला ऑप्शन कहता है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, यानी कि यहाँ पर सभी आजीवन होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जो सदस्य हैं वो हर 2 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं। इसके बाद बी कह रहा है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है इसलिए ये परमानेंट हाउस होता है, या फिर कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं इसलिए ये 2 परमानेंट हाउस होता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये क्या है, एक स्थायी सदन है। बात करेंगे अगले सवाल की। अगला कहता है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम भैया 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है अधिकतम। आगे यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। मैक्सिमम 250 हो सकती हैं, ठीक है फाइन, लेकिन अभी हैं कितनी, तो अभी हैं हमारे पास 245, 5 सीटें कम हैं जितनी मैक्सिमम हो सकती हैं उससे। गॉट इट। तो मैक्सिमम अगर पूछा जाए कितनी हो सकती हैं, 250 हो सकती हैं। वर्तमान में कितनी है, 245 हैं। अगला सवाल है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नामित किए जाते हैं जो आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, इन सभी फील्ड से बहुत ही पॉपुलर लोग होते हैं, इमिनेंट लोग होते हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, नामित किया जाता है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि लोकसभा राज्यसभा में कौन नामित करता है, तो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो प्रेसिडेंट ही नामित करते थे, नॉमिनेटेड करते थे। अब जो लोकसभा का कॉन्सेप्ट है नामित करने वाला वो खत्म कर दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखना। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किसका प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का या फिर संघ शासित क्षेत्रों का या फिर उपयुक्त दोनों का, या दोनों में से किसी ने। भैया दोनों का होता है, यहाँ पर स्टेट्स का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और संघ शासित क्षेत्र यानी कि यूटीज से भी आते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। अगला क्वेश्चन क्या है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। विशेष निर्वाचक, क्वेश्चन समझ में आया, जहां पर जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है,
यानी कि यूटीज की बात कर रही है। अब हमारे पास केवल 2 जगह पर ही तो है, दिल्ली में है यूटी और दिल्ली भी हमारी यूटी है, वहां पर है विधानसभा, और साथ में हमारा पुदुचेरी है, वहां पर है विधानसभा। अब एक और है जम्मू कश्मीर, पहले तो 2 ही हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर भी एक है जिसके पास अपनी विधानसभा है, बाकी और जितनी भी यूटीज हैं उनके पास विधानसभाएं नहीं है। तो क्वेश्चन यही है कि जिनके पास विधानसभा नहीं है उनके प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं। पढ़ते हैं ऑप्शंस को। विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं वो, यानी कि उनको गवर्नर जो है वो वहाँ के नॉमिनेट करते हैं, या वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विशेष निर्वाचक मंडल, एक विशेष निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और उसके द्वारा फिर यहाँ के लोगों को चुना जाता है राज्यसभा के लिए। याद रखिएगा कि विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा उन यूटीज के लोगों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है जहां पर विधानसभा नहीं है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। और किसके किसके पास कौन सी यूटीज है जिनके पास अपनी विधानसभा है, तो भैया उनमें से एक दिल्ली हो जाता है, एक पुदुचेरी हो जाता है और एक जम्मू कश्मीर होता है। ये 3 ऐसी हैं हमारे पास यूटीज जिनके पास अपनी क्या है, विधानसभा है। याद रखना ये बात, ठीक है। फिर है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। संचयी मत पद्धति द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, या फिर सूची पद्धति द्वारा, या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जितने भी आपके इलेक्शन होंगे राज्यसभा के लिए वो सब हमारे इस प्रोसेस से होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी कभी कभी लिख के आ जाता है, एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है, प्रोपोर्शनल आ जाता है लिख करके, तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। कौन करता है निर्वाचन, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं या फिर विधानसभा के सभी सदस्य। ध्यान से पढ़िए ऑप्शन, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि जो चुन के आए, इलेक्ट हो के आए वो चुनते हैं, या फिर विधानसभा के जितने भी यानी कि चुने हुए और प्लस जो नॉमिनेटेड होते हैं वो भी, या विधान मंडल के सभी सदस्य या विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर क्या है, विधानसभा और विधान मंडल दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर विधानसभा मंडल में आपके दोनों आ जाते हैं, विधानसभा विधान परिषद, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के जो इलेक्टेड लोग होते हैं वही सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, राज्यसभा के लोगों को चुनने में। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है, करते हैं जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और इसीलिए जिन यूटीज में विधानसभाएं हैं तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इलेक्टेड लोग हैं वो चुन देंगे राज्यसभा के लिए उन पर्सन्स को, लेकिन जहां पर नहीं है वहां पर एक विशेष निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। अगला सवाल है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, राज्यों के क्षेत्रफल पर, जनसंख्या पर, दोनों पर, या फिर किसी पर भी नहीं। तो यहाँ पर राज्यों की जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी वहां पर उतने ही लोगों पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। लाइक यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है, तो यूपी में 31 सीटें हैं। अब 31 सीटें पूरे भारत में किसी भी राज्य की नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बी विल बी द राइट आंसर कि पॉपुलेशन के आधार पर, ठीक है, पॉपुलेशन के आधार पर क्या किया जाता है, राज्यसभा में कितने व्यक्ति जाएंगे वो चुना जाता है। ठीक, जैसे डिसाइड हो गया 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति चुना जाएगा, तो इसी तरह से यहाँ पर है। अगला सवाल है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। आंसर अभी भी मैंने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा है 31। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, 16, 22, 31 या फिर 34। तो यूपी में सबसे ज्यादा 31, 34 तो है ही नहीं कहीं पर, 22 हो सकता है कहीं हो, 16 भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा है यूपी में। कितना, 31 सदस्य हैं राज्यसभा में यूपी के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है, यानी कि क्या किसके किसकी सीट्स बराबर है। सिंपल ये पूछा जा रहा है, क्या आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में बराबर है, बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चार्ट इसका देखना पड़ेगा कि किसकी किसकी इक्वल है। और यहाँ पर से ही आपको 6 याद हो जाएंगे कि आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में बराबर सीटें हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल में बराबर हैं, उड़ीसा और राजस्थान में बराबर सीट्स हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, थोड़ा सा सर्च करना कि आंध्र प्रदेश में कितनी है, लाइक 16 है, बिहार में कितनी है 22 है, ठीक है, और उड़ीसा में कितनी है आपकी
मान लो 18 है, ये मैंने एक अज्यूम्ड नंबर बताए हैं, ये गलत हो सकते हैं, ठीक है, इनको मत सही मानना, आप अपनी तरफ से सर्च करना, कमेंट करना कि क्या सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? संघ शासित क्षेत्र यानी कि यूटी, तो दिल्ली पुदुचेरी, लक्षद्वीप चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नागर हवेली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, 3 हमारे पास यूटीज हैं जिनकी खुद की विधानसभा है, ठीक है, तो दिल्ली और पुदुचेरी ही है, ठीक, राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो अभी तो आंध्र प्रदेश का महाराष्ट्र के साथ नहीं था, आंध्र प्रदेश का किसके साथ था? मध्य प्रदेश के साथ था, है ना, तो ये आपका हो गया। फिर मध्य प्रदेश और गुजरात, अगेन गलत, गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तो मध्य प्रदेश और गुजरात में बराबर बराबर सीटें हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश बराबर हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश की सीटें मध्य प्रदेश के बराबर हैं, ठीक, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बराबर सीटें। हालांकि ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट आ भी सकते हैं, जैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, उत्तराखंड में हुआ, बंगाल में हुआ और आपका साउथ में हुआ, गोवा वगैरह में, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या, जैसे आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में एक साथ चुनाव हो गया तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, बिहार की राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? लाइक कभी अगर चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो जिस भी स्टेट के, तो वहाँ पर आपको तीनों याद करके जाने हैं, लाइक विधानसभा, विधान परिषद अगर है वहाँ पर तो, और आपका लोकसभा, राज्यसभा, सारी सीट्स याद करके जानी है। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, तो 16 जो है वो सीटें होती हैं आपकी राज्यसभा की बिहार से। अगला सवाल, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ा, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स किस में है, फिर उससे कम और सबसे कम। तो सबसे पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, सबसे पहला उत्तर प्रदेश है, तो ए जो है हमारा सही हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा तमिलनाडु। अगला सवाल कह रहा है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अभ्यर्थी की आयु कितनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो 35, 25, 30 या फिर 40। राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 वर्ष, ठीक है, तो 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं। अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो 30 साल की उम्र अगर आपकी हो चुकी है तो आप सदस्य जरूर बन सकते हैं। अगर आप 29 के हैं या उससे कम है, नहीं बन सकते। सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु अगेन 30 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम या उससे कम, बात एक ही है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल आपका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे ही 6 वर्ष हो जाएंगे, कोई भी 2/3 बंदे जो हैं वो रिटायर कर दिए जाते हैं और फिर से वो चुने जाते हैं। तो इस तरह से साइक्लिक मैनर में आपका चलता रहता है। सभी का 6-6 साल का टेन्योर भी चलता रहता है और राज्यसभा भी कभी डिसॉल्व नहीं होती है। तो ये हमारा राज्यसभा वाले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। कुछ टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। जो समझने वाली चीज़ें मैंने समझा दी थी और जो रटने वाली है वो तो भाई आपको रटनी है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में इसी के पार्ट 2 में। अगर आपको पसंद आता है ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।